वेलकम अगेन। देखिए, पिछली कक्षा से आगे जो हमें इसमें जानना है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो नेक्स्ट हेडिंग आपका इसमें जो काम होता है वो इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी और स्पेस इफ़ेक्ट। हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो केमिकल शिफ्ट है उसको कौन कौन इफ़ेक्टेड करते हैं। तीसरा फैक्टर हम इसमें देखना चाह रहे हैं। तो देखिए, विषमदेशिकता का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन के दौरान अगर हम दिशा में परिवर्तन करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ परिवर्तित हो जाती है। इस गुणधर्म को विषमदेशिकता कहते हैं। जब पाई इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी वो स्पिन करते हैं, इससे एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और प्रोटॉन पर हम बाहर से जो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं उससे वो प्रोटॉन का संरक्षण करता है। यानी आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और वो उसका विरोध करता है। मतलब क्या है कि आरोपित चुंबकीय क्षेत्र आपका इस दिशा में काम कर रहा है, सपोज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बहुत ही स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड वहाँ उत्पन्न होता है उसकी डायरेक्शन ये होती है नीचे की तरफ, ऐसे। तो ये हमेशा ही इसका अपोज करता है, किसका? आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का। अब क्या होता है कि आप जानते हैं कि जितना अधिक प्रोटॉन के निकट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा विरोधी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, और जितना अधिक विरोधी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो उतना ही उसका परिरक्षण करेंगे नाभिक का, और जितना नाभिक का परिरक्षण करेंगे संकेत टीएमएस की तरफ उतना ही अधिक जाएगा। यानी दो बातें, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? कंपेंसेशन होगा और वो उस प्रभावित चुंबकीय क्षेत्र के मान को घटा देगा। अब देखिए, अगर आप आरोपित चुंबकीय क्षेत्र आपका जो है वो और ये आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, उन दोनों की दिशाएं अगर से एक ही तरफ चलती है तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो प्रभावित चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देगा। ये दोनों बातें होती हैं। तो दो संभावनाएं वहाँ पर हैं, लेकिन प्रभावित चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देवे ऐसी संभावनाएं बिल्कुल नेग्लिजिबल है। केवल ये एक थ्योरेटिकली हम ऐसी इमेजिनेशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक भी इलेक्ट्रॉन वहाँ मौजूद होगा तो वो निश्चित रूप से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत खड़ा हो जाएगा। में इसी बात को वहाँ पर हमको जानना है कि ये जो है किस प्रकार से रेनफोर्स भी कर सकता है उसको और उसको डिक्रीज भी कर सकता है। दोनों बातें इसकी हैं, और ये देखने को मिलते हैं ऐसे विषमदेशिकता वाले प्रभाव किसमें? एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, एल्डिहाइड, इस प्रकार के जहाँ अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं वहाँ पर ये देखने को मिलती है। अब ये एनिसोट्रॉपी हम जानते हैं पहले से ही कि दो प्रकार की होती है एनिसोट्रॉपी। देखिए आप, एक तो होती है पैरामैग्नेटिक और एक होती है डाईमैग्नेटिक, यानी अनुचुंबकीय एनिसोट्रॉपी और प्रतिचुंबकीय एनिसोट्रॉपी। कुछ यौगिकों में अनुचुंबकीय एनिसोट्रॉपी होती है और कुछ यौगिकों में प्रतिचुंबकीय एनिसोट्रॉपी होती है। तो देखिए, अनुचुंबकीय एनिसोट्रॉपी का मतलब ये होता है कि ये आरोपित चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है कि प्रोटॉन के नज़दीक से जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण है उस चक्रण की वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो रेखाएं बनती है वो और आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की फील्ड रेखाएं दोनों एक डायरेक्शन में हो जाती है, और एक डायरेक्शन में हो जाने से वहाँ पर इनका क्या है कि वो चुंबकीय क्षेत्र को रेनफोर्स करती है, बढ़ाती है, और इस कारण से उसका परिरक्षण हो जाता है और संकेत हमेशा ही निम्न क्षेत्र अर्थात हाई वैल्यू डेल्टा पर पहुँच जाता है, टीएमएस से दूर हट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं इस प्रकार की एनिसोट्रॉपी में, जिसको हम पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी या अनुचुंबकीय विषमदेशिकता कहते हैं। ये एल्कीन में पाई जाती है, बेंजीन में पाई जाती है, एल्डिहाइड में पाई जाती है। तो इन तीनों में से हम देखो एल्किन की बात करें अगर आप यहाँ पर,
तो देखिए एल्कीन में जो हाइड्रोजन और हमारे बॉन्ड है तीनों HCH बॉन्ड वो 120 डिग्री पे होता है। प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत सारे मॉलिक्यूल व्यवस्थित हो जाते हैं। ध्यान देना इस बात पे। जैसे ही आप सैंपल पर बाह्य अनुचुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, ये वाला इस तरफ, तो ये मॉलिक्यूल सारे के सारे इसके परपेंडिकुलर आके स्थिर हो जाते हैं। ऐसे ये कभी भी यूँ नहीं जाएंगे, ये हमेशा यूँ परपेंडिकुलर आ जाते हैं, क्योंकि इनका गुणधर्म ये है कि ये अनुचुंबकीय विषमदेशिकता दर्शाते हैं इस कारण से। तो ये एल्कीन मॉलिक्यूल को देखिए आप इसमें कि ये बिल्कुल एल्कीन मॉलिक्यूल इसके आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल आके खड़ा हो गया, लंबवत, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर खड़ा हो गया, और ये बॉन्ड ऐसे घूमता है इसमें। अब देखिए चुंबकीय बल रेखा है जिसकी प्रोटॉन के चारों तरफ, प्रोटॉन ये रहा और ये रहा, इसके चारों तरफ की जो हम बात कर रहे हैं, तो वो बल रेखाएं ऐसे निकलेगी, यूँ जा रही है और यहाँ से यूँ जा रही है। तो जब यहाँ से निकल रही है ये इस जगह से, प्रोटॉन के नज़दीक से, इधर से, तो ये क्या कर रही है, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को की दिशा और आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को, दोनों को इसके बराबर कर रही है। तो अब दो बातें देखिए यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। पहली बात तो क्या है, कार्बन के अगर नज़दीक देखते हैं आप यहाँ पर, कार्बन के नज़दीक, तो बल रेखाओं की दिशा क्या है, ये है, और हाइड्रोजन के नज़दीक क्या है, ये है। तो कार्बन को तो कर रही है परिरक्षित, और हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को कर रही है विपरिरक्षित। ये इन बल रेखाओं का नेट रिजल्ट निकलता है यहाँ पे, और इस कारण से प्रोटॉन जो होता है ये विपरिरक्षित होता है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों की सेम होगी, और इस कारण से संकेत क्या होगा, TMS से दूर निम्न क्षेत्र में उच्च डेल्टा मान पर प्राप्त होगा। एल्काइन की बात करते हैं, तो एल्काइन में देखो ये एग्जाम्पल ऐसे बताया हुआ है कि बल रेखाएं ऐसे हो, वही इसका विपरिरक्षण होगा यहाँ पे हाइड्रोजन के पास में देखो, और कार्बन के पास में परिरक्षण होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये एग्जाम्पल बिल्कुल गलत है। इस एग्जाम्पल को यहाँ पर कोट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एल्काइन की विशेषता होती है कि वो कभी भी अनुचुंबकीय विषमदेशिकता प्रदर्शित नहीं करती है। एल्काइन सदैव और सदैव प्रतिचुंबकीय विषमदेशिकता प्रदर्शित करती है। अगर ये अनुचुंबकीय विषमदेशिकता प्रदर्शित करती है तो स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, लेकिन ये इसके स्वभाव में नहीं है। ये केवल हम सैद्धांतिक रूप से ऐसा कह सकते हैं, एग्जैक्टली ये इस तरह से प्रदर्शित नहीं करती है। अब देखिए हम इस एग्जाम्पल को आप एक तरह से ये मान सकते हैं कि ये एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। तो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हमारा, इसमें हमारा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की दो बातें देखिए आप, कार्बन के नज़दीक में है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, और उसी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है ऐसे, जिससे ये हाइड्रोजन लगा हुआ जो है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ खींचता है इन इलेक्ट्रॉनों को यूँ, और ये अपनी तरफ खींचता है। इस कारण से ये प्रोटॉन पहले ही विपरिरक्षित है, बहुत ज़्यादा विपरिरक्षित है। और अब इस केस में कि जब हमने किया इसको, ये देखिए आप ऐसे, इसको यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि देखिए कार्बन के नज़दीक तो बल रेखाएं जैसे जानी चाहिए वैसे हो रही यूँ, और प्रोटॉन के नज़दीक हो गई वापस क्या, ऐसे। तो बिल्कुल जैसे एल्कीन में हो रहा था वैसा वैसा काम यहाँ पर होता है, और ये एल्कीन से भी ज़्यादा विपरीक्षित होता है, क्योंकि इसमें अभी मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ भी खींच रहा है, एक कारण तो वो, और दूसरा ये एनिसोट्रोपी, पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपी, इन दोनों कारणों से एल्डिहाइड का बहुत अधिक विपरीक्षण होता है हाइड्रोजन का, और ये वैल्यू आपको मिलती कहाँ पे, 9.4 से 10 के बीच में, यानी बहुत ज़्यादा आगे तक जाता है। लेकिन
अगर हम इसी बात को कीटोन के लिए करते हैं तो कीटोन में ये एनिसोट्रोपी नहीं होती है। और संकेत कहाँ आता है उसका, कीटोन का पहले संकेत देख लें। देखिए आप 1.9 से कीटोन में इसी चीज़ का कार्बोनिल कंपाउंड दोनों, इसमें आ रहा है कितना 9 से 10 के बीच में, यहाँ आ रहा है 1 से 2 के बीच में, 2 के आसपास, क्योंकि इसमें एनिसोट्रोपी नहीं होती है। अभी आप इस चित्र में देख के स्पष्ट समझ जाओगे इसको। ये कार्बोनिल है, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गए, इस रेंज के बाहर हाइड्रोजन यहाँ है, चित्र में ऐसे लगे हुए हैं, पर ये यहाँ ऐसे दूर निकले हुए हैं ऐसे, और ये बल रेखाएं पहले ही निकल गई किसके, नाभिक के नज़दीक, तो ये यहीं ये बल रेखाएं यहीं रह गई। तो इस हाइड्रोजन का परिरक्षण या विपरिरक्षण इसकी वजह से नहीं हो रहा है, जबकि ये परिरक्षण जो इस प्रकार का जो करता है कार्बोनिल कंपाउंड, वो खासियत तो इसमें है ही। इसी कारण ये संकेत 1 से नीचे होना चाहिए, वो नहीं होकर कितना 1.9 से के आसपास, 1.9 से 2.2 के बीच में ये मिलता है। आप कह सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड में पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपी अनुचुंबकीय विषमदेशिकता पाई जाती है, जबकि आप कीटोन में अगर करेंगे तो वहाँ पर अनुचुंबकीय विषमदेशिकता आपको नहीं मिलती है। सेम केस आप देख सकते हैं बेंजीन में। देखिए आप बेंजीन में ये जो हाइड्रोजन होते हैं इनके नज़दीक तो हो रहे बल रेखाओं की इस तरफ डायरेक्शन है 6 हाइड्रोजन पे, और ये बल रेखाएं यहाँ पर ऐसे जाती है, और इस कारण से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एनिसोट्रोपिक पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपी हो रही है। और इसी कारण इनका जो मान होता है वो क्या है 7.3 के आसपास डेल्टा वैल्यूज़ में आती है। तो ये ज़बरदस्त विपरिरक्षण है। कारण क्या है, 2 कारण। पहला कारण ये एनिसोट्रोपी, दूसरा कारण इससे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, sp2 कार्बन, अंदर के रिंग के कार्बन सारे sp2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, इस कारण से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो पहले ही कार्बन की तरफ है, और फिर इस एनिसोट्रोपी से एक हाइड्रोजन बिल्कुल ही डेंसिटी यहाँ और कम हो गई, और यही कारण है कि इसका संकेत जो है बहुत ही लो क्षेत्र में 7.3 पर इसका हमको प्राप्त होता है। अब दूसरी देखिए में एनिसोट्रोपी होती है हमारी डाईमैग्नेटिक एनिसोट्रोपी, यानी प्रतिचुंबकीय विषमदेशिकता। जब आप एल्काइन की बात करते हैं तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, तो देखिए इसमें अगर आप देखते हैं तो ये आपका चित्र है कि यहाँ से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है इस तरफ से, और ये हाइड्रोजन जो है एस्टिलीन का, इस पर फील्ड को देखो आप, डायरेक्शन बिल्कुल अपोज कर रहा है, तो आमने सामने के दोनों, इस कारण से इसको हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक एनिसोट्रोपी या प्रतिचुंबकीय विषमदेशिकता। और ये कारण करता है इसका एस्टिलीन का परिरक्षण करता है, जबकि एस्टिलीन में आप जानते हैं कि कार्बन कौन सा है, sp, जो बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन से बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। लेकिन पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपी यहाँ पर नहीं है, डायमैग्नेटिक होने की वजह से इसका संकेत जो है वो क्या उतना नीचे नहीं आता जितना कि हमारा एस्टिलीन का आता है। इसका संकेत आपको 2-3 के आसपास मिलता है, 2 से 3 डेल्टा वैल्यू, 2 और 3 के बीच में एस्टिलीन का। ओके, थैंक यू। लो सर।